इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के लेक्चर 2 के अंदर हमने आज इसके आगे से पढ़ना है, लेक्चर 1 के आगे से। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स चार्ज क्या होता है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 7-8 प्रॉपर्टीज हमने चार्ज की पढ़ी थी। और उसी के बेस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, मतलब एक ग्लास रॉड है, मान लीजिए ग्लास की रॉड है और एक कपड़ा है कोई भी सेल का, इस फाउंड टू हैव, उनको हमने रब किया, टू फाउंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4.8 into 10 to the power -9 कूलम। जब हमने इसको पाया कि ग्लास रॉड में कितना चार्ज आया, 4.8 into 10 to the power -9 कूलम, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। जाहिर सी बात है, जब पहले ये कपड़ा रहा होगा और ये ग्लास रॉड है, इससे पहले ये न्यूट्रल बॉडी रही हुई। जैसे ही हमने इसको यूं करके रगड़ा, घिसा, रब किया, तो इसमें किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आया होगा, किसी के पास नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब सिंपल सी बात है, ये इसका एक नेचर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है। ग्लास जो है, ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके पास ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम ज्यादा होता है सिल्क के पास, ये सिल्क का नेचर होता है। और ग्लास रॉड जो है उसका प्रेम कम होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। कितना पॉजिटिव चार्ज आया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया 4.8 into 10 to the power -9 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया इसका। अब हमसे कह रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इसमें। तो जब इसका जितना चार्ज है उसी हिसाब से, जाहिर सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं कि Q का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू NE के बराबर। Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4.8 into 10 to the power -9 कूलम इज इक्वल टू N into 10 to the power -6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम से कूलम तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद जब हमने इसकी n की वैल्यू देखी यहाँ पर, तो ये 1.6 है, ये इससे 3 से कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको हम पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 into 10 to the power लगभग 10 आ जाएगा। तो पता चला 3 into 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। कहां से ट्रांसफर हुए? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, मतलब सिल्क में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे सामने ले लिए। ये वैल्यू क्या होती है? लगभग 3000 करोड़ के आसपास होती है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे हमें नजर भी नहीं आएंगे, और 3000 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यदि हमारे ग्लास रॉड के पास लगभग अगर चार्ज 4.8 into 10 to the power -9 कूलम होगा। तो ये पहला वाला आंसर है, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नंबर सेकंड पार्ट जो है सॉल्यूशन का, वो कह रहा है आल्सो फाइंड द मास ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। कह रहा है कि मास ट्रांसफर हुआ। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, क्या कोई मास ट्रांसफर भी होगा? तो लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको इस पे घिसेंगे तो वजन तो उतना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वजन चेंज होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल वेट चेंज होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए क्या वेट ट्रांसफर हुआ है, मास ट्रांसफर हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ भाई मास ट्रांसफर हुआ है। वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ वेट होता है, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है ना? एक इलेक्ट्रॉन का वेट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, कितना चेंज आया होगा, कितना मास ट्रांसफर हुआ है ग्लास से सिल्क में, तो हम कहेंगे भाई 3 into 10 to the power 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने वेट होगा। तो हम कहेंगे 9.1 into 10 to the power -31 into 3 into 10 to the power 10 kg। ठीक है कि नहीं? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 9 3 से 27 and 27.3 into 10 to the power -21 kg। ठीक है कि नहीं? ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, जो कि हम शायद इतने मास का कोई पार्टिकल देख भी ना सके, है ना? इतना छोटा वैल्यू है कि ये 10 to the power -21 ऑर्डर का kg। यस और नो? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें, डेसिमल इधर शिफ्ट कर दें, तो 2.73 into 10 to the power -20 kg। तो
इतना मास जो है वो ट्रांसफर हुआ है कहां से, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ की तरफ, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन, अक्सर लोग पूछ लेते हैं लेकिन फिर भी लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगला अपना इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में कुछ पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स वो होती है यदि हमारा कोई चार्ज है और वो चार्ज अगर रेस्ट पर है तो हम उसके बारे में उसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स चैप्टर कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। फिर हमने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, भाई चार्ज क्या है, हमने कहा चार्ज क्या है भाई, चार्ज उस चीज को कहते हैं जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके या आसपास उनके उसको एक्सपीरियंस कर सके, उसको अगल बगल अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है या फोर्सेस हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं फटाफट जल्दी जल्दी रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले स्केलर प्रॉपर्टी होती है, स्केलर चार्ज या स्केलर क्वांटिटी आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। दूसरे नंबर पे चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए थे, प्रोटॉन और हीलियम आयन, हीलियम 2+ और इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन दिया था, ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरी की पूरी फिजिक्स टिकी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स जो होते हैं उसी के कारण पूरी फिजिक्स टिकी होती है। नंबर तीसरे पे आता है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। कोई भी सब्सटेंस है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर हमारे सामने एबंडेंस इलेक्ट्रॉन्स है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे सामने वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। इसके बाद सवाल ये होता है कि अगर दो लाइक चार्जेस है मतलब दोनों पॉजिटिव है तो वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे था कि क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। क्या होता है चार्ज? क्वांटाइज मतलब कि ये जब भी हम लेंगे, क्वांटाइज का मतलब जब भी हम लेंगे इसको 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ के मल्टीपल्स में ही ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते, जिसको हम फॉर्मूले में Ne कहते हैं। क्या कहते हैं? Ne मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹। कभी भी चार्ज वेलोसिटी मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे, चार्ज उतना ही रहेगा, चाहे वो पड़ा रहे, रेस्ट पे रहे, या वो बहुत तेजी से भाग रहा हो या धीरे भाग रहा हो या कैसे भी भाग रहा हो। चार्ज की हमेशा चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो उसके अंदर जितना कूलम होता है उतना ही कूलम रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19। फिर इसके बाद अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आगे भी चैप्टर से पढ़ेंगे, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो अभी मैंने बताया कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और वो फील कर सकता है आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर हमारा चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों को जनरेट प्रोड्यूस भी कर सकता है, बना भी सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, और अगल बगल अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है। इसके बाद अगर हमारे सामने कोई चार्ज, अगर मान लीजिए कोई सपोज करिए कि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में पढ़ाया था। आज हम लेक्चर 2 के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अवर सबसे पहले हम लिखेंगे कंडक्टर्स। क्या लिखेंगे भाई? कंडक्टर्स, ठीक है कि नहीं है? ये कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स को आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के इस टाइप की चीजें होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन सभी में होते हैं, कंडक्टर्स में भी, सेमीकंडक्टर्स में भी और इंसुलेटर्स में भी, ठीक है कि नहीं। ये 3 प्रकार की अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं जिनके अंदर हम बॉडीज होती है। कंडक्टर के अंदर बहुत आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है और इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में भी कर सकते हैं लेकिन कम मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने अगर इंसुलेटर्स है तो वो बहुत ही मुश्किल से चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो लिख लीजिए, दैट इज कंडक्टर्स हैव large number of free
कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ध्यान रखिए, जैसे कि हमने पिछले साल केमिस्ट्री वगैरह में हम 11th 12th तक पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके आसपास शेल्स हैं। ये क्या है भाई, दीज आर शेल्स। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये सुनो, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अगर हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सारे जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो इस न्यूक्लियस से बहुत बाउंडेड होते हैं, वो इसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ जो फोर्स है, ये वीक फोर्स है। इसके साथ में वीकली बाउंडेड है, मतलब टाइट बाउंड नहीं है, वीक बाउंड है। तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के जो हमारे सामने जो सब्सटेंस है उसके अंदर अपने एटम को तोड़ के बाहर निकल जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टर्स होते हैं, जिसके कारण चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ही चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होगा तो इसमें ही चार्ज होगा। और जब चार्ज होगा तो चार्ज के अंदर, क्योंकि बॉडी है, एक मास है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी भी लेकर जाएगा। क्योंकि जब कुछ चीज यहाँ से उधर, इधर से उधर जाती है तो वो कुछ एनर्जी भी लेकर जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगला पॉइंट, कंडक्टर्स के अंदर ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टिंग, या ट्रांसफर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज एंड एनर्जी फ्रॉम one point to another is possible। ठीक है कि नहीं, मतलब क्या कह रहा है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक पोजीशन से दूसरे पॉइंट पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यहां पर चार्ज और एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्योंकि अगर कोई बॉडी है तो उसके पास, अगर वो मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज भी ट्रांसफर होगा, ठीक है, और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। ठीक है कि नहीं है, ये होता है। और इसके बाद अगर हम कोई इसकी एग्जांपल्स की बात करें, लेट सपोज कि अगर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया है, एग्जांपल्स आर नथिंग बट मेटल्स। ठीक है कि नहीं, मेटल्स इनके सबसे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, मेटल्स इनके सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि चार्ज की बात हो रही है और कंडक्टर की बात हो रही है, दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है कि नहीं, इस बॉडी के अंदर लेट सपोज ये कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी, ये दिस इज अ बॉडी, ठीक है, इसको मैंने निगेटिवली चार्ज दिया, इस बॉडी को क्या दिया, निगेटिवली चार्ज दिया। और हम जानते हैं बॉडी कौन सी बॉडी है, एग्जांपल इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मेटालिक बॉडी, हमने इसको चार्ज दिया, कौन सा चार्ज दिया, लेट सपोज के नेगेटिव चार्ज दिया। ठीक है भाई, जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज दिया तो मेटल है, क्योंकि कंडक्टर है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है भाई, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, रिपेल करके एक दूसरे को, क्या करते हुए, अब वो रिपेल क्यों करेगा, वो आगे जाके काफी डीप में हमें आने वाले चैप्टर से पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी मेटालिक बॉडी को चार्ज देते हैं, नेगेटिव चार्ज देंगे, तो वो जाके वो पूरा का पूरा जो चार्ज होगा, वो जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। कहां जाएंगे, बॉडी के सरफेस पे आ जाएंगे। जब ये बॉडी के सरफेस पे आ जाएंगे तो ये बहुत आसानी से चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, करंट बह सकता है, ये सुनो, बहुत आसानी से। और अगर हमने ज्यादा से भी एनर्जी इसमें दी तो ये बाहर भी निकल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकते हैं मेटल को तोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर के अंदर कि चार्ज विल reside on surface in case of
कंडक्टर्स मतलब कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज है वो मेटल के ऊपर आएगा। ये क्यों आएगा ये हमने अभी इसकी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसकी आने वाले चैप्टर्स में हम इसकी फिजिक्स भी पढ़ेंगे कि आखिर ये सारा चार्ज इस बॉडी की सरफेस के ऊपर क्यों आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके हम इसकी थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स मतलब क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है कि नहीं, जिनके अंदर बड़ी मुश्किल से चार्ज होता है, इधर से उधर जाता है, इधर से उधर बहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बॉडी है, ठीक है कि नहीं, उसके अंदर बड़ी मुश्किल से करंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर आप ये पेन है, मान लीजिए ये प्लास्टिक का है, ठीक है भाई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है, दुनिया की हर चीज में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी जो फिजिक्स है वो ये कहती है कि मान लीजिए आपके सामने ये न्यूक्लियस है और ये शेल सेल्स है, ठीक है भाई, और यहां पर एक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये जो है ये बहुत ही टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड मतलब समझते हैं, मतलब आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। टाइटली बाउंडेड मतलब ये न्यूक्लियस इसे खींचे हुए अच्छे तरीके से और आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है कि नहीं, आसानी से, ठीक है, इसको आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमने पिछली बार क्या लिखे थे? हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिखेंगे हम नॉन कंडक्टर्स हैव negligible free electrons, ठीक है कि नहीं है? negligible free electrons मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं लेकिन negligible free electrons है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स negligible है? क्योंकि जो इसका बाहर आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसको पकड़े हुए, खींचे हुए, और इसको निकालना आसान नहीं है हमारे लिए कि हम इसको आसानी से बाहर निकाल दें और हम सोचें कि अभी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। फिर जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि इट इज अ बैड कंडक्टर of heat and electricity, ठीक है कि नहीं है? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है? किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं या वो उसको एक्सपीरियंस करता है। तो जब यहाँ चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, इधर से उधर चार्ज जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है कि नहीं है? इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, एक पॉइंट और है, साथ में लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज व्हाट इट्स मतलब नॉन कंडक्टर का इट्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड, ठीक है कि नहीं? बहुत ज्यादा मतलब मजबूती से न्यूक्लियस इसको खींचे हुए कि आप इसको आसानी से निकाल नहीं सकते। मेटल्स वगैरह के अंदर आप आसानी से निकाल सकते हैं। लोहे के अंदर आप, जैसे लोहा एक मेटल है, तो आप इसको अगर आप जरा सा कुछ चार्ज वगैरह कुछ चार्ज अगर करना चाहेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता है उसके अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बॉडी है तो आप उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते। उसके कुछ कारण है, यही कारण है कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इंसुलेटर्स होते हैं,
उनके इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है these are very important points, ठीक है कि नहीं है? These are very important points। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले अभी हमने दो चीजें पढ़ी। हमने पढ़ी सबसे पहले कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो मास का ट्रांसफर होता है और जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसके कारण वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिसके कारण वो कंडक्टर्स हैं। और उसके जो एग्जांपल्स है वो भी मैंने बताया कि मेटल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम उसके उल्टा जाएं नॉन कंडक्टर्स की तरफ, तो नॉन कंडक्टर्स के बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है शेल का, वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होता है, और अगर वो टाइटली बाउंडेड है तो हम उसको उससे छुड़ा पाना, उससे बाहर निकाल पाना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है ना, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग। चार्जिंग मतलब हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ठीक है कि नहीं है? अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम उसको चार्ज कर सकते हैं, ये सो नो किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन है बाय हीटिंग। ठीक है, हीटिंग मतलब इसको हम मेथड भी होता है, थर्माइनिक मेथड कहते हैं इसे। ठीक है भाई, बाय हीटिंग, थर्माइनिक मेथड। मान लीजिए, ठीक है, इसमें कोई एक मेटल का पीस है हमारे सामने, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल। ठीक है, हमने इसमें नीचे से आग लगा दी। ठीक है, जैसे ही हमने नीचे से आग लगाई तो इसमें जब यहां पे हीटिंग हुई तो हीटिंग के कारण जो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भागने लगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जैसे हमने इसको हीट किया तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को मूव करते हैं, मूव कराते कराते उनके अंदर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हीटिंग करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और उस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भागने लगते हैं, कुछ वेलोसिटी गेन करते हैं। वेलोसिटी गेन करते करते एक दूसरे से टकराते टकराते जब बहुत ज्यादा उनकी वेलोसिटी हो जाती है तो वो अपने मेटल की सरफेस को छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम अगर किसी मेटल को देखते हैं और अगर यहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं और वो उसकी सरफेस को तोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कुछ एनर्जी पाएंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो अपने मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर भागेंगे। जैसे ही बाहर भागेंगे तो जाहिर सी बात है अब इस मेटल सरफेस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे देन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा बन जाएगा भाई? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। यस और नो? सिंपल सी बात है, हमने हीट करा, एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू हो गए क्योंकि उनको एनर्जी मिली। उस एनर्जी के कारण उनको अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। जब काइनेटिक एनर्जी आई मतलब वेलोसिटी आई, जब वेलोसिटी आई तो वो भागना शुरू हुए। भागते हुए एक ऐसा टाइम आया कि उन्होंने अपनी मेटल सरफेस को तोड़ के बाहर निकल गए, जिसके कारण वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई उसके अंदर और वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया है। ठीक है भाई, नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर नेक्स्ट है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिस्ट्री में भी चैप्टर भी पढ़ते हैं और आगे जाकर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक लाइन तो कम से कम लिख ही लें क्योंकि यहाँ चार्जिंग की बात हो रही है। तो बहुत ही आसानी के साथ अगेन हमने मेटालिक बॉडी ले ली यहाँ पर, ठीक है भाई। यहां पर हमने कुछ लाइट छोड़ी, ठीक है कि नहीं है, लेकिन उस लाइट की खास बात क्या होनी चाहिए? उस लाइट की खास बात ये होनी चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट होनी चाहिए। कैसी लाइट होनी चाहिए? दैट इज वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी हाई। जाहिर सी बात है लैम्बडा कम होना, लैम्बडा कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एनर्जी जो होती है वो H इंटू एफ होती है या hc/लैम्बडा। जाहिर सी बात है अगर ये कम होगा तो ये हाई होगा और अगर ये ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन या लाइट हमने छोड़ी या कम लैम्बडा की लाइट हमने छोड़ी, ये फोटोन दिया, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है और इसने यहाँ पर जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हिट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसको एनर्जी मिलेगी, अगेन मूवमेंट्स होंगे और ये उसको छोड़ के एनर्जी लेके भाग जाएगा और हम इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कैसे क्या कहा जाता है इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने फोटॉन्स जो हमने यहाँ पर छोड़ा है, क्या छोड़ा है भाई? फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी को प्राप्त करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन है। नंबर थर्ड, लिख लीजिए, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन मतलब होता है कि चार्जिंग बाय अनदर चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, मतलब किस तरीके से? ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक है, और हमने यहां पर कोई भी एक चार्ज ले लिया है। क्या ले लिया है? एक चार्ज। तो ध्यान में बहुत ज्यादा चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और इसको हमने इस चार्ज बॉडी को, इसका मतलब है चार्ज ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा। जैसे हमने इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को या प्लेट को हमने इसके करीब में रखा, तो इसने क्या किया? अपने मेटल के अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको इसने खींचना शुरू किया। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी आसानी से खींचते खींचते, अंदर से खींचते खींचते सरफेस पे लाएगा, और सरफेस के अगर बहुत ज्यादा चार्ज होगा ये, तो ये खींचकर इसको तोड़ के बाहर खींच के निकाल देगा, इसके मेटालिक सरफेस को तोड़ देगा। और अगेन ये जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर इसके निकल जाएंगे, देन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। जाहिर सी बात है अगर किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो बॉडी जो है थोड़ी देर बाद पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। दिस इज नॉट अ मेटल सरफेस, इट इज सिंपली कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे आफ्टर रिमूविंग electrons, it will be positively charged. It will be positively charged. अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यस और नो? इसके बाद नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मैथड है, फ्रैक्शन। मैंने अभी आपको आज की लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया है कि मान लीजिए ग्लास की रॉड ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने सिल्क का एक कपड़ा ले लिया, सिल्क क्लोथ ले लिया, ठीक है। तो ये जो है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को
ट्रांसफर करेगा। कौन ट्रांसफर करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। तो अब यहां पर दिस प्लस दिस, मान लीजिए ये ग्लास है, जब इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए तो जाहिर सी बात है अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? और ये जो सिल्क है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये नेगेटिवली चार्ज लगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने जितने पॉजिटिव चार्ज लगाए हैं यहाँ पर उतने ही नेगेटिव चार्ज भी अप्लाई किए हैं। रीजन इज वेरी सिंपल कि जितना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये छोड़ेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा। तो जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज वेरी सिंपल। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण क्योंकि इसका कुछ नेचर ऐसा होता है कि ये जो सिल्क है, सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम ज्यादा पाया जाता है, और ग्लास के अंदर वही प्रेम इलेक्ट्रॉन से कम पाया जाता है, जिसके कारण वो ग्लास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है। तो पता चला ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 है। इसमें आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं जो मैंने समझाया है। दिस इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इजी। आप 2-3 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। नंबर 5 है शायद, है ना? नंबर 5 है कंडक्शन। यस और नो? नंबर 5 कंडक्शन है। कंडक्शन में हमें क्या पढ़ना है? दैट इज कि मान लीजिए कि हमने एक चार्ज्ड बॉडी ले ली है, ठीक है, और एक बॉडी मैंने न्यूट्रल ले ली। ये क्या है भाई? न्यूट्रल। क्लियर? ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अब कंडक्शन में क्या करते हैं? इसके बाद हमने इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में ले आए, चिपका दी। जैसे हमने चिपकाया तो पता चला इसने कुछ चार्ज को ट्रांसफर किया इधर से उधर, ठीक है। इधर अपने जाहिर सी बात है, कोई भी मेटालिक सरफेस जो होती है वो अपनी बॉडी अपने जो चार्जेस होती है वो कहां पर रखती है? सरफेस के ऊपर रखती है। जैसा कि मैंने आपको भी लिखवाया है, कंडक्टर जो होता है, कोई भी कंडक्टर जो होगा वो चार्ज को कहां रखता है? वो अपने सरफेस के ऊपर रखता है। जैसे उसने सरफेस के ऊपर इस चार्ज को रखा तो उसने बगल वाले सरफेस पे ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने क्या किया? इसको धीरे से सेपरेट कर दिया। जैसे हमने इसको सेपरेट किया तो इसने बराबरी से अपने ऊपर चार्ज फैला लिया, इसको दूर कर दिया मैंने, तो ये चार्ज हो गया, ठीक है कि नहीं? लेकिन चार्ज हो गया तो अब यहां पर ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये भी चार्ज्ड बॉडी बन गई। कैसी बॉडी बन गई? चार्ज बॉडी बन गई। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज इधर है तो 2 चार्ज इधर है। लेकिन हाँ, इफ बोथ द conductors are identical, then मतलब क्या करेगा? मान लीजिए ये और ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, दोनों की दोनों बॉडीज क्या है? बोथ द बॉडीज लिख लो कंडक्टर्स की जगह। इफ बोथ द बॉडीज, अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे, मटेरियल भी वही है, शेप, डिजाइन, साइज सब कुछ वैसा ही का वैसा ही है, then they share charge equally। शेयर कैसे करेंगे चार्ज? हमारे सामने दे शेयर चार्ज इक्वली। अगर ये दोनों बराबर है मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ फिलहाल तो इसने 4 और ये 2 किए हैं क्योंकि दोनों के साइजेस अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए अगर सेम साइज का, सेम शेप का, सेम मेटल का चार्ज, दोनों एक ही चीज बने हुए, तो जो 3 चार्ज अगर इसने रखेगा तो 3 चार्ज ये भी रखेगा। यस और नो? बराबरी से दोनों एक दूसरे के पास शेयर करेंगे। यस और नो? इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं
फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट मेथड है नंबर 6 सेशन है ना, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन में ये फर्क होता है कि मान लीजिए हमारे सामने इंडक्शन के अंदर अगर हम कोई भी चीज, कंडक्शन में हम कोई भी दो चीजों को चिपकाएंगे तब जाके वो दोनों एक दूसरे के पास चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, चार्ज को शेयर करेंगे। लेकिन इंडक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं है? इंडक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंडक्शन में क्या होता है, दैट इज, या पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, सुनो, कोई भी आड़ी खड़ी कोई भी बॉडी है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर कोई एक क्यू चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है क्यू, ठीक है भाई, क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, काफी बड़ा चार्ज लिया है मैंने क्यू चार्ज। अब ये करेगा क्या, इस ये न्यूट्रल बॉडी है फिलहाल, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इसके करीब में रखा, टच नहीं कराया, करीब में रखा, तो इसने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने तरफ खींचेगा। ये सुनो, ये सुनो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने साइड खींचेगा। जाहिर सी बात है, जब ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर दूसरे साइड में क्या हो जाएंगे, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज, ये सब नो, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब यहां पर क्या बना, यहां एक कुल पॉजिटिव चार्ज बना, यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए तो इन दोनों ने आपस में कुछ फोर्स लगाया। ये जो फोर्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये दोनों, और ये दोनों, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूं, और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर रिपेलिंग फोर्स लगाएंगे। हाँ या ना, ठीक है, ध्यान से देखिए, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज तो सेम है, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी, सिर्फ साइन का फर्क है, और इसके साथ इसका फोर्स, इसके साथ इसका फोर्स, तो दोनों का फोर्स से फर्क इस चीज का है कि ये चार्ज और ये चार्ज की दूरी क्या है, कम है, और इस चार्ज और इस चार्ज की दूरी क्या है, ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस वाले को मान लीजिए F से डिनोट कर रहे हैं, F1 से, और अगर हम इस फोर्स को F2 से डिनोट कर रहे हैं इन दो चार्जेस के बीच में, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर F1 जो है वो छोटा होगा F2 से। क्या होगा, F1 जो है F2 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाले चार्जेस का डिफरेंस, डिस्टेंस जो है कम है, क्योंकि अगर कोई दो चार्जेस करीब होंगे तो उनके बीच में फोर्स ज्यादा होता है, और कोई दो चार्जेस अगर दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कम होता है, और उनके क्योंकि मैग्नीट्यूड्स भी सेम है, तो यहाँ पर ऐसी कोई चिंता की बात हमारे लिए नहीं है। यस और नो, मान लीजिए दिस होल फिनोमिनन इज कॉल्ड इंडक्शन। यस और नो, इसके बाद हम लिख लेते हैं इंडक्शन के अंदर, इन अ कंडक्टर या कुछ ऐसा लिख लें, इन अ कंडक्टर, कंडक्टर, क्योंकि चार्ज बॉडी होगी, कंडक्टर होगी, वही चार्ज होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चार्जिंग ऑफ बॉडी इज ओनली ड्यू टू नियर बाय चार्जेस। नियर बाई चार्जेस यहाँ कौन है, प्लस क्यू का चार्ज है, पास वाला चार्ज है, नियर बाई चार्ज, जिसके कारण चार्जिंग हो रही है। यस और नो, ड्यू टू नियर बाय चार्जेस, एंड दिस phenomenon is called induction। ठीक
ठीक है भाई। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज ऑफ बॉडी होती है इज ड्यू टू ओनली नियर बाई चार्जेस, जो भी पास वाला जो चार्ज है, जो मैंने आपको पहले समझाया है भाई, कभी इसको लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। जो भी यहाँ पर पास वाला जो चार्ज है उसी के कारण ये चार्ज हुई। लेट सपोज एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारे सामने दो कंडक्टर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, दो कंडक्टर्स हैं दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, और मैं एक पॉजिटिव चार्ज, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उसके पास में लाकर रख दिया, वो सेम केस पास में लाकर रख दिया। अब होने वाला क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टर चिपके हुए दोनों एक दूसरे से, ठीक है भाई। अब इसने इसको चार्ज करना शुरू किया, जब इसने इसे चार्ज करना शुरू किया तो इसने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू किया अपनी तरफ। यस और नो? ठीक है, इलेक्ट्रॉन से खींचा तो जाहिर सी बात है इधर तरफ क्या रह जाएगा, इधर तरफ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यस और नो? एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, हमेशा होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज मूव करता है। नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ गया है तो यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर से इधर आ गया है ना। पॉजिटिव चार्ज जहां होता है वो वही का वही रहता है। होता क्या है कि यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन से मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इधर से उधर मूव कर सके। वो बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होता है, जिसको प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो याद रखिए, हम अगर हम कहीं पॉजिटिव लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कम है वहां पर। और जहां हम इलेक्ट्रॉन को दिखा शो करते हैं मतलब वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पॉजिटिव इधर वाला उठ के इधर आ गया, ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव यहाँ वाले यही रहेंगे, यहाँ वाले यही रहेंगे। हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी को हम बताते हैं पॉजिटिव से। किसको दिखाते हैं? सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया अगले स्टेप पे हमने इसको मैग्नेट को हटा दिया और इन दो बॉडीज को सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट किया तो यहां पर क्या हुआ, ये जो बॉडी बनी हमारे सामने, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। क्या बन गई? और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। क्या बन गई भाई? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। इसको हमने जैसे ही दूर किया, सेपरेट किया, इसने अपने सरफेस के ऊपर बराबरी से पॉजिटिव चार्ज रख लिया, इसने अपने सरफेस पे बराबरी से नेगेटिव चार्ज रख लिया, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई और एक ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंडक्शन। तो सबसे पहले हमने आज जो भी हमने पढ़ा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, आज कंडक्टर्स पढ़े, देन इंसुलेटर्स पढ़े, मतलब नॉन कंडक्टर्स पढ़े। उसके बाद हाउ टू चार्ज, किसी भी चीज को चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग कैसे होती है, हमने इसके 5 या 6 तरीके पढ़े हमने। सबसे पहला जो तरीका था हमारा वो हीटिंग इफेक्ट था। बाय हीटिंग हमने एक मेटल को हीट किया, ठीक है कि नहीं। जैसे हमने मेटल को हीट किया तो उस हीट से उसकी एनर्जी उस मेटल के अंदर गई। उस मेटल के अंदर जब एनर्जी आई तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। जब काइनेटिक एनर्जी आई तो भागने लगे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर। जब भागते भागते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी सरफेस को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। नंबर दूसरे पे हमने क्या पढ़ा भाई? नंबर दूसरे पे हमने पढ़ा दैट इज फील्ड एमिशन, ठीक है कि नहीं। अगर हम एक मेटल सरफेस को हमने एक बड़े से चार्ज के पास में रखा तो उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचा, क्योंकि चार्ज इतना ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन उसने खींचते बाहर ही निकाल के रख दिया, और जैसे बाहर निकाला तो अगेन दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा फ्रिक्शन। क्या पढ़ा भाई? फ्रिक्शन। हाँ, एक फोटो इलेक्ट्रिक भी पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक नंबर सेकंड पे फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम एक लाइट रेडिएट करते हैं, उसके ऊपर जब लाइट रेडिएट करते हैं तो लाइट कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, या उसकी वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू एफ या hc अपॉन लैम्बडा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जेटिक हमारी लाइट होगी। तो हमने हाई एनर्जी की लाइट फेंकी, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डाली, तो उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब
एनर्जी मिली, तो उसके एनर्जी को पाते ही वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी सरफेस को छोड़ के भागने लगे और उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो कि बहुत ही कॉमन है, बचपन से एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर हमने कोई भी चीज कंघा लिया और उसको अपने बाल से रगड़ा, फिर हमने उसको कागज के छोटे छोटे पीसेस पे रखा, तो हम देखते हैं कि वो कागज के पीसेस को उठा लेता है। इसी तरीके से मैंने ग्लास और सिल्क का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। नंबर तीसरे पे हमने कंडक्शन समझाया। कंडक्शन किसे कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं कि एक हमने चार्ज बॉडी ली और एक न्यूट्रल बॉडी ली, दोनों को हमने चिपकाया, तो वो जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगी। कितना ट्रांसफर करेगी? जिस हिसाब से उसके पास सरफेस होगा और जिस प्रकार की उसकी मटेरियल जिसका वो बना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल की भी बनी हुई है और उसका शेप डिजाइन सब कुछ सेम है, तो वो बिल्कुल इक्वल चार्ज शेयर करेगा। मतलब अगर उसके पास चार्ज 100 पॉजिटिव चार्ज है तो 50-50 चार्ज दोनों बॉडीज के ऊपर वो शेयर कर लेगा। मतलब जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। फिर इंडक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा? इंडक्शन में हमने ये पढ़ा कि इंडक्शन जो होता है वो एक हमने बॉडी न्यूट्रल बॉडी ली, हमने इंडक्शन में एक चार्ज को रखा, उस चार्ज ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो जाहिर सी बात है दूसरे एंड के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज से दिखाया है डायग्राम के अंदर, ठीक है। जब आप पॉजिटिवली चार्ज के कारण दिखाया है, उसके अंदर कुछ दो फोर्सेस होंगे, दोनों अलग अलग, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है, ये दो फोर्सेस है, एक इन दोनों के कारण फोर्स और इन दोनों के कारण फोर्स, तो F1 लेस देन F2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर दो कंडक्टर्स लिए और इस तरीके से हमारा ये पूरा इंडक्शन का फिनोमिनन है जो मैंने आपको क्लियर किया है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखते हैं।